हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडवांस जुडिशियल क्लासेस। अब तक की हमने एसआई की क्लास में सेक्शन 5 और 6 को कवर कर लिया था। आज हम सेक्शन 7 और 8 को डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 7 हमारी क्या बात करता है? रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में, जो सेक्शन 5 और 6 है वो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी की बात करता है, लेकिन हमारा सेक्शन 7 और 8 मूवेबल प्रॉपर्टी की, मूवेबल मतलब जिसको मूव किया जा सके ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। अ पर्सन एंटाइटल टू पोजेशन ऑफ अ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी पर्सन जो कि एक स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन के लिए एंटाइटल है। अब यहाँ पर्सन में कौन कौन पर्सन व्यक्ति आता है? तो देखिए, इसमें ओनर भी आता है, ठीक है, साथ में बेली भी आता है, पौनी भी आता है और ट्रस्टी भी आता है। तो अगर जैसे ओनर से किसी व्यक्ति, अगर ओनर को रिकवरी करनी है प्रॉपर्टी की, वो भी रिकवर कर सकता है। अगर कोई ट्रस्टी है, उसके पास ट्रस्ट में प्रॉपर्टी है और उसने किसी को आगे दी है, तो वो भी उससे रिकवर कर सकता है। सेम बेली भी, बेली क्या होता है? बेली कौन होता है? बेली होता है जिसे किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हम कोई मूवेबल प्रॉपर्टी देते हैं, तो हम उससे भी, अगर वो बेली किसी और को देता है तो वो भी उससे रिकवर कर सकता है। साथ में पोनी भी, पोनी कौन होता है? जैसे हम प्लेज करते हैं, प्लेज मतलब गिरवी रखना, तो जिसके पास हम गिरवी रखते हैं, अगर आगे उसने किसी और को दे दी है वो प्रॉपर्टी, तो वो भी रिकवर कर सकता है इस सेक्शन के अंडर, ठीक है। तो अ पर्सन में ये सारे लोग आते हैं। एंटाइटल टू द पोजेशन, उस प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए, मतलब उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए, उसके पोजेशन के लिए एंटाइटल हैं। और यहाँ पर प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक, मतलब वो प्रॉपर्टी स्पेसिफिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी जनरल प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मतलब हमें पता होना चाहिए हम किस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सीपीसी। तो मतलब जैसे हम सेक्शन 5 में इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकते थे, ऐसे ही हम सेम मूवेबल प्रॉपर्टी को भी सीपीसी के अंडर जाकर रिकवर कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बात करता है? एक्सप्लेनेशन 1 बात करता है, अ ट्रस्टी मे सू अंडर दिस सेक्शन फॉर द पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन विच द पर्सन फॉर हुम ही इज ट्रस्टी इज एंटाइटल। एक्सप्लेनेशन हमारी ये बात कर रहे हैं, मान लीजिए अगर ए ने बी को ट्रस्टी बनाया और उसने कोई उसको प्रॉपर्टी दी, अब बी ने आगे वो प्रॉपर्टी किसी को दे दी, तो अब बी उस प्रॉपर्टी को उससे रिकवर कर सकता है। किसके लिए? बेनिफिशियरी के लिए। तो जो भी बेनिफिशियरी होता है, मतलब जिसके लिए ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है और इसको ट्रस्टी रखा गया है, लेकिन बेनिफिट किसके लिए है? किसी अदर पार्टी के बेनिफिट के लिए है, तो उस पार्टी के बिहाफ पर, मतलब इसके बिहाफ पर बी भी सूट करके उस प्रॉपर्टी की पोजेशन ले सकता है। तो ये बात ये कर रहा है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या बात कर रहा है? अ स्पेशल और टेम्पररी राइट टू द पर्सन टू द प्रेजेंट पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज सफिशिएंट टू सपोर्ट अ सूट अंडर दिस सेक्शन। एक्सप्लेनेशन 2 हमारी ये बात कर रहा है कि अगर कोई स्पेशल या टेम्पररी राइट है, मतलब कोई स्पेशल राइट है या टेम्पररी राइट मतलब कुछ देर के लिए अगर राइट है, वो पर्सन भी इस सेक्शन के अंडर प्रॉपर्टी की रिकवरी कर सकते हैं। अब स्पेशल राइट में क्या आ सकता है? स्पेशल राइट में देखिए ऐसे आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए ए ने अगर बी के पास अपनी घड़ी, एक वॉच थी बहुत कीमती, उसको गिरवी रख दिया, ठीक है। अब बी क्या कर सकता है? बी भी आगे उस प्रॉपर्टी को जैसे अगर उसको भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो भी उस घड़ी को गिरवी रख के सी से पैसे ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर चाहे बी उस वॉच का ओनर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सी देने से मना करता है उस वॉच को, तो बी भी इस सेक्शन के अंडर सूट लाकर सी से वो प्रॉपर्टी रिकवर कर सकता है। तो ये उसका स्पेशल राइट है, क्योंकि वो ओनर नहीं है, लेकिन फिर भी वो उससे वो घड़ी लेने के लिए एंटाइटल है। तो टेम्पररी राइट भी ऐसे होता है, मतलब कुछ देर के लिए उसे कोई राइट मिला हो, तब भी वो इस सेक्शन के अंडर सूट फाइल कर सकता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 क्या बात करता है? तो देखिए, सेक्शन 8 बात करता है लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज अ ओनर टू डिलीवर टू पर्सन एंटाइटल टू इमीडिएट पोजेशन। इसमें ये बात कर रहा है, सेक्शन 8 बात कर रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर है, तो वो इन सर्कमस्टांसेस में उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन ले सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 8 और सेक्शन 7 में क्या डिफरेंस है? तो दोनों में यही डिफरेंस है कि सेक्शन 8 में सिर्फ ओनर ही सूट फाइल कर सकता है, लेकिन सेक्शन 7 के अंडर कोई भी पर्सन यहाँ पर सूट फाइल कर सकता है। लेकिन सेक्शन 8 के अंडर यहाँ पर सिर्फ ओनर की बात हो रही है, ठीक है, नॉट एज अ ओनर। इससे पता चलता है कि सिर्फ ओनर ही इस सेक्शन के अंदर सूट ला सकता है, वो भी कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में। जो इसमें सर्कमस्टांसेस दिए हैं A B C D, तभी एक ओनर सूट ला सकता है। लेकिन सेक्शन 7 जो है वो एक जनरल सेक्शन है, इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी सर्कमस्टांस में, किसी भी सिचुएशन में सूट ला सकता है। एक जनरल सूट की तरह है, लेकिन सेक्शन 8 हमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन बताता है जहाँ पर कि सिर्फ ओनर ही सूट फाइल कर सकता है। वो कौन सी सर्कमस्टांसेस है? तो देखिए, इसको पढ़ते हैं। एनी पर्सन हैविंग अ पोजेशन और कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर किसी पर्सन के पास एक मूवेबल प्रॉपर्टी के किसी पर्टिकुलर आर्टिकल का पोजेशन है, ऑफ विच ही इज़ नॉट ओनर, जिसका कि वो ओनर नहीं है, मे बी कंपेयर्ड स्पेसिफिकली टू डिलीवर टू द पर्सन एंटाइटल टू इट्स इमीडिएट पोजेशन। मतलब जो पर्सन उस प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए एंटाइटल है, यहाँ पर ओनर की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे लिखा है विच इज़ नॉट द ओनर, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जो कि ओनर नहीं है, तब यहाँ पर कौन मांग सकता है? तब पर्सन एंटाइटल, मतलब कि ओनर एंटाइटल है, वो मांग सकता है। In the following cases, when the thing claimed is held by the defendant as the agent of trustee of the plaintiff, जबकि डिफेंडेंट या तो एजेंट है या ट्रस्टी है ऑफ प्लेंटिव, मतलब ओनर का
अगर कोई एजेंट है या ट्रस्टी है, अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है और वो अगर देने से मना करता है ओनर को, तो प्लेंटिफ क्या कर सकता है, प्लेंटिफ मतलब ओनर क्या कर सकता है, एजेंट या ट्रस्टी के अगेंस्ट में इस सेक्शन के अंडर सूट फाइल कर सकता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। ठीक है, एजेंट और ट्रस्टी से एक ट्रस्ट का रिलेशन होता है, जिसके बिहाफ पर हमने उसको प्रॉपर्टी दी है, उनको प्रॉपर्टी दी है। अगर वो नहीं देते हैं तब ऐसी सर्कमस्टांसेस में हम उनके अगेंस्ट सूट फाइल करके उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकते हैं। बी हमारी क्या बात करता है, व्हेन कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्वेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द थिंग क्लेम्ड। जबकि मनी में कंपनसेशन एडिक्वेट नहीं होगा। अगर इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, देखिए ए के पास एक आइडल है, एक मूर्ति है जो कि उसकी खानदानी मूर्ति है, जो उसके पास जो कि उसकी फैमिली में काफ़ी सालों से है। ठीक है, अब वो उस प्रॉपर्टी को बी के पास प्लेज रख देता है, मतलब गिरवी रख देता है। अब बी क्या करता है, उस प्रॉपर्टी के किसी को सेल कर देता है, उसको अच्छे दाम मिल रहे होते हैं, वो उसको सेल कर देता है। अब बी ए के पास पैसे लेकर जाता है और उससे कहता है कि आप अपने पैसे ले लीजिए और मुझे मेरी जो आइडल थी, जो मेरी मूर्ति थी, वो मुझे वापस कर दीजिए। ठीक है, लेकिन बी क्या कहता है, बी के पास तो है नहीं, वो बोलता है मैंने सेल कर दी। तो अब ए सूट फाइल करता है बी के अगेंस्ट कि मुझे मेरी मूर्ति दिलाइए, लेकिन बी कहता है कि मैंने तो उसको सेल कर दिया, अब आप मुझसे कंपनसेशन ले सकते हैं, आपकी मूर्ति जितनी थी उसका मैं 2 गुना 3 गुना दे सकता हूँ। लेकिन ए क्या कहता है कि वो मेरी खानदानी मूर्ति थी, मुझे वही चाहिए, मुझे मनी नहीं चाहिए, इससे मुझे सफिशिएंट रिलीफ नहीं मिलेगा। तब ये फॉल करता है इस सेक्शन के अंडर। ठीक है, मतलब कि कंपनसेशन जो कि मनी में जो कंपनसेशन है वो प्लेंटिफ को एडिक्वेट रिलीफ नहीं देगा। ठीक, तब ला सकता है एक प्लेंटिफ इस सेक्शन के अंडर सूट, एक ओनर। सी की बात कर रहा है, देखिए बी और सी दोनों ओवरलैपिंग से हैं, मतलब दोनों ही सेम जैसे ही लगते हैं, क्योंकि व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज। अब ये असर्टेन करना मुश्किल होगा, एक्चुअल डैमेज कितना हुआ है ये असर्टेन करना मुश्किल होगा, तब भी क्या कर सकते हैं, तब भी इस सेक्शन के अंडर प्लेंटिफ सूट ला सकता है कि मतलब पता नहीं है कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब जैसे कि उसने जो एक ही जो मूर्ति थी, हम उससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि उसके साथ उसकी फैमिली के इमोशंस जुड़े हैं, इतने सालों से उसकी फैमिली के पास थी, तो हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि उससे उसे कितना डैमेज होगा। तो इस तरीके से मतलब हम इतना ये असर्टेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि उसे कितना डैमेज हुआ है। तब भी प्लेंटिफ इस सेक्शन के अंडर ला सकता है व्हेन द पोजेशन ऑफ द थिंग्स क्लेम्ड हैज़ बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ। इसमें क्या हुआ है, मतलब कोई चीज़ प्लेंटिफ से रॉन्गफुली ट्रांसफ़र करा ली गई है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए ए एक ओनर है गुड्स का। ठीक है, वो बी को वो गुड्स देता है उसकी केयर करने के लिए, उसको कुछ गुड्स दे देता है कि आप इसका ध्यान रखिए इन गुड्स का। लेकिन बी क्या करता है, उन गुड्स को सी के पास प्लेज कर देता है, गिरवी रख देता है। अब सी को पता था कि ये गुड्स बी के नहीं है, ये ए के हैं, मतलब सी ने गुड फेथ में काम ना करके उससे वो गुड्स ले लिए। तो अब ए क्या कर सकता है, ए सूट फाइल करके सी से वो गुड्स मांग सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी को नॉलेज थी, सी को पता था कि ए के गुड्स हैं, वो बी के नहीं है, फिर भी उसने उसको बी से प्लेज करवा लिया। ठीक है, तो अब सी से ले सकता है ए वो गुड्स। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर सी को पता नहीं होता कि वो ए के गुड्स हैं, उसको लगता कि बी के हैं, तब ए उससे गुड्स नहीं ले सकता था जब तक कि उसका प्लेज का टाइम खत्म नहीं होता, जब तक कि बी उससे पैसे रिकवर नहीं कर बी उसको पैसे नहीं दे देता था पूरे, तब तक ए नहीं ले सकता था। लेकिन अब यहाँ क्योंकि सी को सारी बातें पता थी, उसके बाद भी उसने वो प्लेज करा लिए वो गुड्स, इसलिए अब ए उससे वो गुड्स वापस ले सकता है। तो ये बात करता है हमारा क्लॉज डी। अब एक्सप्लेनेशन यहाँ पर क्या बात करिए, एक्सप्लेनेशन अनलेस एंड अंटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड द कोर्ट शैल in respect of any article of movable property claimed under clause B and clause C in this section presume that compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the thing claimed, or as the case may be that it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by this loss. इट्स लॉस्ट। अब ये क्या कह रहा है, ये एक्सप्लेनेशन ये बात कर रहा है कि इन दोनों सिचुएशंस में जहाँ पर कि जो मनी में कंपनसेशन है वो प्लेंटिफ के लिए एडिक्वेट नहीं होगा, और जहाँ पर ये जानना, ये डिटरमिन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि प्लेंटिफ को कितना एक्चुअल डैमेज हुआ है, वहाँ पर कोर्ट ये प्रेज्यूम करके चलेगा। यहाँ पर शैल प्रेज्यूम है, शैल प्रेज्यूम मतलब लॉ की प्रजम्पशन, मतलब लॉ मान के चलता है, कोर्ट मान कर चलता है कि हाँ ऐसा ही होगा, इतना डैमेज हुआ होगा कि मतलब उसका मनी में कंपनसेशन नहीं किया जा सकता, या फिर मतलब प्लेंटिफ को एडिक्वेट रिलीफ नहीं मिल सकता मनी में। तो कोर्ट मान के चलेगा कि हाँ यही ऐसी ही परिस्थिति, मनी में कंपनसेशन उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो कोर्ट ये मान के चलेगा। तो अब इसका इफेक्ट क्या होता है, शैल प्रेज्यूम का, कि मतलब अब दूसरी पार्टी के ऊपर ये बर्डन होगा कि वो प्रूव करे कि नहीं मनी में कंपनसेशन दिया जा सकता है या इतना डैमेज इसको सफिशिएंट होगा। तो ये दूसरी पार्टी के ऊपर अब बर्डन आ गया। ठीक है, अब पहली वाली पार्टी को मतलब प्लेंटिफ को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, अब डिफेंडेंट प्रूफ करेगा कि नहीं प्लेंटिफ को मनी में कंपनसेशन उसके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो ये होता है इसका मतलब शैल प्रेज्यूम का, मतलब कि कोर्ट मान के चलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको जुडिशरी से रिलेटेड मटेरियल्स मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।